गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और सुबह उठने के बाद मैं सीधे लग गई हूँ पढ़ाई में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं बीपीएससी टीचर 2.0 की तैयारी कर रही हूँ और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में आज मैं पढ़ने वाली हूँ साइंस। और साइंस में मेरा आज का जो चैप्टर था वो था लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। और ये चैप्टर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है क्योंकि इस चैप्टर को मैंने बहुत बार पढ़ा है। और आप देखेंगे ना कि ये चैप्टर जैसे क्लास 6th में है तो फिर ये चैप्टर आपको क्लास 8 में मिलेगा और ये चैप्टर क्लास 10th में भी है। और इस चैप्टर से रिलेटेड ना मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि जब हम क्लास 6 में थे और ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर ने ना हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है। टीचर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर अंधेरा कमरा है और आपको आईने में अपना चेहरा देखना है तो आपको टॉर्च कहाँ जलाना होगा, आईने पे जलाना होगा या फिर अपने चेहरे पर। तो हम सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आईने के ऊपर, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था ना कि लाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन बाद में टीचर ने बताया कि आपको अपने चेहरे के ऊपर टॉर्च जलाना होगा। तो इस वजह से ना मुझे ये चैप्टर हमेशा जब भी पढ़ती हूँ तो ये क्वेश्चन मुझे ज़रूर याद आता है। तो मैंने फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैं किचन में चले जाऊँगी किचन का काम करने के लिए। और ना मेरे से बहुत बार ये पूछा जाता है कि दी आप स्टडी स्लॉट किस हिसाब से बनाती है, टाइम फिक्स होता है या आपका कंटेंट। तो देखिए मैं फ़िक्स कर लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। अब उसमें जितना भी टाइम लग जाए, कभी कभी वो 1.5 घंटे में भी पूरा हो जाता है, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा स्टडी स्लॉट होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि हर स्टडी स्लॉट में 2 ही घंटे एग्जैक्टली पढ़ाई करनी है। और सुबह वाला जो स्टडी स्लॉट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कब मुझे किचन में जाना है। अगर मम्मी जी की छुट्टी होती है तो थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ लेती हूँ, अगर छुट्टी नहीं होती है तो फिर मुझे किचन में जल्दी ही जाना पड़ता है। एक कमेंट मुझे 1-2 दिन पहले आया था, उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ क्योंकि उसमें मेरी सब्सक्राइबर लिखती हैं कि दी आपको पता है मैंने जो बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो अभी जब सबको मेरे घर में नंबर पता चल गया है तो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकालने का सोच रहे हैं और मेरे साथ मारपीट भी करते हैं। तो ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ। मुझे लगा कि कैसे लोग लड़कियों को इतनी कम अहमियत दे सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन मैं कभी कभी ये भी मानती हूँ कि अगर आप कमज़ोर रहेंगे ना तो लोग आपके ऊपर हमला करेंगे ही। आप देखिए ना, बीमारी भी किन लोगों को ज़्यादा होती है? जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो लोग फिज़िकली फ़िट होते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनको बीमारी कम होती है। तो इसीलिए मैं आपको भी कहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। आप जितना सीधे बनते रहेंगे, लोग आपकी कमज़ोरी देखते रहेंगे, वो आपकी कमज़ोरी को ना पहचानते हैं। वो जानते हैं कि इसको हम ऐसे कहेंगे ना तो ये डर जाएगी। और आप जितना डरेंगे उतना लोग आपको डराएंगे। जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे ना, लोग आपको डराना छोड़ देंगे। और हम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेंटल सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को निभाने लगते हैं जिनको निभाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उन रिश्तों को बचाने में लगे होते हैं जिनको कि हमें बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, मार पीट कर रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, उसके साथ रहने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हाँ, जब हम उसी इंसान के साथ ज़बरदस्ती रहते हैं तो समाज हमें वैलिडेशन देता है। हमें लगता है कि नहीं, समाज हमें ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है। बस उस एक एक्सेप्टेंस के लिए हम क्या करते हैं कि एकदम जो टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं उसमें रहने के लिए रेडी रहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको किसी की बात का विरोध नहीं करना है, कोई सामने से आके आपको कोई भी काम करने के लिए कह दे आप उसके लिए रेडी हो जाते हैं, आपके ससुराल वाले के थॉट्स चाहे कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, मम्मी जी कह रही हैं तो सही होगा, पापा जी कह रहे हैं तो सही होगा, तो फिर आपकी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। आपकी ज़िंदगी तभी बदलेगी जब खुद के लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, जो गलत लग रहा है उसका विरोध करना सीखेंगे। जैसे मुझे बहुत बार कमेंट आता है जिसमें मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि आप बहुत लकी हो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। नो डाउट कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, बट उससे पहले मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि जिसे जब प्रायोरिटी में चूज़ करना पड़े ना कि उसे घर के काम चूज़ करना है या फिर पढ़ाई चूज़ करना है, तो मैं पढ़ाई पहले चूज़ करती हूँ। फिर चाहे बाहर के लोग कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे लिए सही क्या है। और आपको पता है, ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और जब तक आप अंदर से ना स्टेबल नहीं हैं, भीतरी स्थिरता आपके अंदर नहीं है, अंदर से दृढ़ नहीं है ना आप, तब तक आप लोगों को देखकर डिसीज़न लेंगे कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। आपका खुद का कोई डिसीज़न नहीं होगा। और जब तक आप लोगों के अकॉर्डिंग, लोगों को देखकर डिसीज़न लेंगे
तब तक आप अपने लिए गलत ही डिसीज़न लेंगे। तो इसीलिए खुद के लिए अगर सोचना है ना तो अपना दिमाग लगाइए। लोग क्या कहते हैं, समाज कौन सा आपके लिए नियम बना दिया है कि लड़की को ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये सब देखेंगे तो फिर आप भी वही कॉमन रह जाइएगा जैसे सब लड़कियां घर में रहती हैं, चाहे कितना भी दुख हो उसे सहती रहती हैं और ऐसे करके अपनी ज़िंदगी निकाल देती हैं। अब ये सुन के ना कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मुझे एक कमेंट आया था कि एक लड़की लिख रही थी कि आजकल की मानसिकता है कि पैसे कमाओ, आगे बढ़ो, बच्चों और बूढ़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि लड़के जब जॉब करते हैं तो क्या वो अपने बच्चे और माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं? क्या उनके माँ बाप की तबीयत ख़राब होती है तो वो उनका केयर नहीं करते हैं? मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि वो अपने माँ बाप के पैर भी दबाते हैं, उनके लिए खाना भी बनाते हैं और जॉब भी करते हैं। तो जब लड़के ऐसा कर सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती हैं? मतलब लड़के और लड़कियों में इतना भी तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने वर्कआउट किया था और 45 मिनट तक मैंने वर्कआउट किया। 550 कैलोरीज बर्न किए और इसके बाद मैं चली जाऊंगी फ्रेश होने के लिए और फिर अपना सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू करूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पर देखिए मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात करी थी और उनका मजाक बना रही थी, इस वजह से हंस रही थी। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूंगी एनसीईआरटी सार संग्रह बुक और सार संग्रह की बुक से मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी। और पॉलिटी में केवल सार संग्रह की बुक से ही पढ़ूंगी और इसके लिए अदर कोई सोर्सेज यूज़ नहीं करूंगी। और आज का जो टॉपिक था ना वो था नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। फिर मुझे याद आया कि लास्ट टाइम भी तो मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था बट क्वेश्चन तो कुछ अजीब ही आ गया था ना नागरिकता से, अगर आपको याद होगा तो बीपीएससी टीचिंग वाला में। तो वो क्वेश्चन तो मुझे यहाँ पर दिखा नहीं, बट कोई बात नहीं। अब ये सोच के तो हम नहीं पढ़ाई करेंगे ना कि एक ही बुक से सब कुछ आ जाए, वैसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगी कि अगर आप मतलब एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके बेसिस पे कोई भी टफ क्वेश्चन बनेगा ना एग्ज़ाम में तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। 2 hours later. और यहाँ पर देखिए मैं एकदम लर्न करने में मगन हो गई थी। मतलब मुझे लग रहा था कि आज इसको पूरा अच्छे से लर्न करके ही रहूँगी और यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मतलब देखिए जीके जीएस को 2 घंटा या 1.5 घंटा नहीं पढ़ पाते ना लगातार, तो आप आधे घंटे ही पढ़िए। बट आधे घंटे में जो टॉपिक आपने चूज़ किया उसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर समझने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना रट सकते हैं। आप जितने फैक्ट्स को जितना ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है जीके जीएस में। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट है तो मैं 6 to 8 के लिए किसके लिए एलिजिबल हूँ, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर वीडियो बनाई है। आप वहाँ पर देख के ना पहले क्लियर हो जाइए कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है और आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। और एक बार आप क्लियर हो जाइएगा ना, तब उसके बाद आप कोई भी बैच परचेज़ कीजिए। क्योंकि ऐसे जब आप बोलते हैं कि मेरा सोशियोलॉजी है, इसके साथ ये सब्जेक्ट है, तो देखिए आर्ट्स में ना बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो वैसे मुझे भी याद थोड़ी है कि इस सब्जेक्ट से ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मैं आपको कहूँगी कि आप वीडियो देख के और एक बार मतलब अपना कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर लीजिए। बस ये कहूँगी कि कन्फ्यूजन जब आपका क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो बस उसी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ने लग जाइए 6 से क्लास 8 तक की। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और यहाँ देखिए मैं सेकंड स्टडी स्लॉट में सॉल्व कर रही हूँ मैथ्स। और मैथ्स में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसका मैं सबसे पहले वर्कशीट 1 सॉल्व कर रही हूँ और इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस थे, बट क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही लॉन्ग मेथड वाले थे। तो बाकी सबको मैंने सॉल्व कर लिया है। क्लास 9th में ना मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, सर्कल्स कंप्लीट किया और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट किया। आज मैं 3rd टॉपिक कर रही हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर मैं क्लास 9th की बात करूँ तो इसमें मुझे 5 से 6 टॉपिक ही कंप्लीट करने हैं, बाकी टॉपिक मुझे आते हैं पहले से। तो अभी 3rd टॉपिक है और 1-2 टॉपिक और बच जाएगा तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। मेरा टारगेट ये है कि 21 डेज़ के चैलेंज में 9th और 10th का मैथ्स बुक मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और आज मैंने इतनी ही पढ़ाई करी। एक्चुअली मुझे ना आज शाम में बर्थडे पार्टी में जाना था, बट देखिए
बारिश तो रुक ही नहीं रही है और इतना गुस्सा मुझे आ रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए यहाँ पर गांव वाला सिचुएशन है, यहाँ पे ना लड़कियां निकलती ही नहीं है घर से। मतलब कभी भी यहाँ पे कोई पार्टी होता है, शादी होता है, तो उसमें मैं कभी नहीं जाती हूँ। और अगर मैं पूछूंगी मम्मी से कि मतलब मुझे क्यों नहीं लेकर जाती है, तो उनका एक ही आंसर होता है कि मैं भी अब जाती हूँ। अपने बड़े बेटे की शादी के बाद मैंने बाकी पार्टीज़ में जाना शुरू किया है। दादी बूढ़ी हो गई हैं तब, तो तुम्हें भी तभी जाना है। बताइए ये कोई रूल होता है क्या? बट हाँ, इसे मैं फॉलो इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सच में गांव के पार्टी में जाने का उतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। बट अभी जो बर्थडे पार्टी थी ना, वो मेरे क्लोज़ रिलेटिव की थी मायके से, तो उनके घर मुझे बहुत जाने का मन था, बट मैं बारिश की वजह से नहीं जा पाई। बताइए आज मैंने कम पढ़ाई करी और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, ना तो कहीं घूमने गई और ना कुछ, बारिश की वजह से घर ही में रह गई। खैर छोड़िए, ये था मेरा 21 डे चैलेंज का डे 4। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, लगभग 6 घंटे की पढ़ाई ही कर पाती हूँ, पर कोशिश करूँगी कि इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 8 आवर्स तक ले जाऊँ, क्योंकि सिर्फ घर के काम करने से ही मुझे पता है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, पढ़ाई का अल्टीमेटली लॉस ही होता है। तो कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा अपना नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो इंक्रीज़ करूँ। आप सब ने भी मेरे साथ 21 डेज़ का चैलेंज लिया था, तो आप मुझे बताइएगा कि आपका चैलेंज कैसा बीत रहा है। आपने जो टारगेट डिसाइड किया था वो आप अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।